हमारे इस देश में राजनीतिक दल ही है, तो सारे राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं? वो एक संगठित गिरोह के रूप में है और उस राजनीतिक दलों का एक नेता होता है। तो यदि विदेश को हमारे ऊपर, पूरे देश के ऊपर कब्जा करना है और तो देश के संविधान के ऊपर कब्जा करना पड़ेगा, संविधान के ऊपर कब्जा करना है, नीतियों के ऊपर कब्जा करना है, तो उसको बार बार सब जगह संपर्क नहीं करना है। उस एक व्यक्ति को पकड़ लेगा, पूरे देश को हिला देता है। तो 1950 के बाद हम यही देख रहे हैं। अभी जैसे इस वर्तमान में क्या हो रहा है? रेलवे बेच दी। क्यों बेच दी? क्योंकि सारे अधिकार राजनीतिक दलों ने, माने भारतीय जनता पार्टी में नेता है और मोदी जी सर्वे सर्वा हो गए हैं। अब वो माने अब ये गड़बड़ हो गया ना। अब किसी आदमी को पहले अगर निर्णय लेना पड़ेगा, अगर हम इसी पावर को डिसेंट्रलाइज करके रखें, एक तो ये तरीका है, तो पावर को डिसेंट्रलाइज होने नहीं देंगे क्योंकि इनके पास पावर है, ये बड़े गिरोह हैं। तो दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को इतना बड़ा होने ही नहीं दें कि वो संसद में बैठ के पूर्ण बहुमत से कोई निर्णय कर पाए। इसके अलावा भी कोई तरीका ही नहीं। जब तक कोई तरीका न निकल आए, और जब तक कोई तरीका किसकी जरूरत है? घूम के बनाते हैं ना। जब तक कोई तरीका न निकल आए और ये न निकल आए कि समझदार लोग हो गए हैं इस देश को संभालने लायक, तब तक किसी भी राजनीतिक दल को इतना सक्षम न होने दिया जाए कि वो हमारे देश की संपत्तियों को बेच सके। इसलिए पीपीएम हो गए। दुई कार्यक्रम बन गए। एक तो जब तक कि हमारे पास ऐसा सिस्टम न बन जाए कि सच्चे लोग निकलने लगे पूरे देश में, तब तक इस तरह की राजनीति में हस्तक्षेप करना है और धीरे धीरे नीचे से उस सिस्टम को बनाना है। जिम्मेदार लोग पैदा करना है, जिम्मेदार लोग पैदा करने हैं। वहाँ जाने के बाद पहले वो सारी व्यवस्थाओं को समझे, सिस्टम को समझे, नीतियों को समझे, और इसके बाद वहाँ क्या करना है लक्ष्यबद्ध यहीं से क्लियर हो जाए। और वहाँ जाकर हमें कैसे पावर्स का डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं। अब कैसे पावर का डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब, अब मेरे गांव की जमीन के लिए ये कौन होती है संसद निर्णय करने के लिए? भाई तो हम कहाँ स्वतंत्र हुए हैं? हम फालतू है में 1947 का स्वतंत्रता आंदोलन मना रहे हैं, जबकि हम अभी अपनी ज़मीनों के भी मालिक नहीं हैं, हम अपने उद्योग धंधों के भी मालिक नहीं हैं, हम अपने मन का निर्णय नहीं ले सकते हैं। हम ज़मीनें, चीज़ें हम पैदा करते हैं और सरकार उसका रेट तय करती है ना। तो हम कहाँ किसान इस देश में स्वतंत्र हैं? और जो हम ज़मीनें लेते हैं उसकी अभी भी हम किराया भरते हैं लगान के रूप में, भले ही वो अभी कम है और कोई इसी तरह का संघी शासक आ जाएगा, कब बढ़ा देगा तो इसका क्या पता है। जैसे ही किसानों की संख्या घटेगी वो बढ़ता देगा। अच्छा, तो पहला कि ग्राम स्वराज के लिए यहाँ पर तैयारी हो कि डिसेंट्रलाइजेशन, ग्राम स्वराज्य से इससे बड़ी चीज़ है। ये समझ में नहीं आएगी। ग्राम स्वराज इतना भ्रामक शब्द हो गया है कि यह समझ में नहीं आएगा लोगों के, क्योंकि आप अगर माने आज़ादी के पूर्व से भी आप यदि स्वराज्य सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ था जब उन्होंने कहा था स्वराज्य ही हमारा जन्म सिद्ध, स्वराज्य और स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध, तिलक साहब ने कहा था। तो उन्होंने किस आशय से इस शब्द का, स्वराज्य शब्द का इस्तेमाल किया था, उसमें फिर गांधी जी ने किसके रूप में किया, उसमें फिर इसके बाद जितनी बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग हुआ है वो अलग अलग हुआ है। और इतना भर नहीं, हमारे पुराने ग्रंथों में, जैसे वैदिक ग्रंथों में स्वराज्य शब्द का कोई आशय नहीं, वहाँ पर उसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि वो तो राज्य करने आए थे। और स्वराज्य गणतंत्र के रूप में पहले प्रयोग होता था। गांधी जी ने ग्राम स्वराज्य के रूप में उसी स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया। अभी आंदोलन में लेटेस्ट इसने अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल ने एक स्वराज्य शब्द, ग्राम हटा दिया, स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया। तो सबके अलग अलग आशय हैं, बड़ा भ्रामक है। तो हमें इस बात को भी स्पष्ट करना पड़ेगा कि कौन सा कैसा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हो, इसको रीडिजाइन करना पड़ेगा। इतनी समझ रखने वाले लोग, और फिर किस स्ट्रक्चर के पास कितना, जैसे परिवार के पास कितना अधिकार हो, गांव के समूह, माने एक वार्ड होता है ना, 10 परिवारों को समूह का मान लीजिए एक वार्ड होता है, तो उसके पास कितने कौन कौन से अधिकार हों, फिर इसके बाद पूरे गांव के स्ट्रक्चर के पास कितने अधिकार हों, न्याय पंचायत स्तर पर कितने अधिकार हों, जिले स्तर पर कितने अधिकार हों, प्रदेश स्तर पर कितने अधिकार हों और देश के स्तर पर कितने अधिकार हों। तो किन किन चीज़ों का कौन निर्णय लेगा, इसका मनोवैज्ञानिक तरीके से और सहज तरीके से कैसे हम वो कर सकते हैं, इस सब का वो कर देना चाहिए। माने इसकी समझ बनानी चाहिए।
तब इस देश का कोई राजनीतिक प्रक्रिया उभरेगी। अभी क्या करते हैं हम, ब्रिटेन का पार्लियामेंट्री सिस्टम ले लिया, अमेरिका का प्रधानी वाला सिस्टम, अमेरिकन सिस्टम से चुनाव करवा लिया, हम चूचू का मुरब्बा बनाए हुए हैं। हमारे देश में कौन सा राजनीतिक पद्धति इस देश की मानसिकता के अनुकूल है, उसको हमने जांचा ही नहीं। अब देखिए, ब्रिटेन में कुल 6-7 करोड़ की आबादी में उनके 2 हाउस हैं, अपर हाउस, लोअर हाउस, दोनों में मिला के 1100 सांसद हैं। हम 130 करोड़ की आबादी में 750 सांसद हैं, लोअर हाउस माने राज्यसभा और लोकसभा में मिला के। अब वो जो 7 करोड़ की आबादी वाले देश ने जो राजनीतिक प्रक्रिया स्ट्रक्चर अपनाया है, वो स्ट्रक्चर 130 करोड़ की आबादी में कैसे सक्सेस हो सकता है? तो हमें इसमें कई स्तर और बढ़ाने चाहिए। तो कैसे बढ़ेंगे? इन सब की समझ रखने वाले लोग बढ़ें और इसकी भी तैयारी करें। और आज की तारीख में किसी भी राजनीतिक दल को इतने पावर ना हो जाएं कि वो पूरे देश को बेच दे, इसके लिए सावधान रहें। तो जिसकी अभी बात इसकी तैयारी की बहुत जरूरत है, खुद की तैयारी, इसलिए कि अपना मन स्थिर हो जाए। अभी हमारे मन स्थिर नहीं है, जब तक तो मन स्थिर हो जाए, विचार स्थिर हो जाए, विचार स्थिर हो जाएंगे तो फिर वो सब जुड़ते जाएंगे, विचार की एक माला बनेगी। लेकिन तो आपको स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। और आइए, अभी जो मूल तैयारी है, तो हम लोगों को ये करना चाहिए कि अभी हो रहा है 2 नहीं, ये चलने दीजिए, कोई बात नहीं। आज ये चर्चा हुई, अच्छा, इसके बाद में एक कार्यक्रम तय कर लें कि सुनिश्चित युवकों के साथ जो जिस तरह का हम स्ट्रक्चर चाहते हैं उनके साथ 4-5 दिन। लेकिन मेरे कहने का मतलब है, आपको स्पष्ट होना चाहिए। आपके अंदर कोई डोल डाल है, आपके नवयुवकों के पास ये मैसेज जाने वाला नहीं। दूसरी तरीके से भी इसका मूल्यांकन कर लीजिए। अभी एक राजनीतिक स्ट्रक्चर है, उसमें सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, फिर वही विधायक मंत्री बन जाते हैं, उनके लूट करने का और ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं, फिर मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो और ज़्यादा सुप्रीम पावर हो जाती है। इसी तरह प्रधानमंत्री होता है, फलाना होता है, लेकर तो इस स्ट्रक्चर में कब्जा करना है तो उसके लिए दूसरे प्रकार की तैयारी करनी है। तो विधायक बनो, वहां जाके कुछ नहीं पता, विधायक बन जाओ और लूट में शामिल हो जाओ। इस देश को जितना ज्यादा लूट सको लूटो, अपना व्यक्तिगत संपत्तियां बढ़ाओ। एक तो ये है। हम ये कह रहे हैं, यदि देश के लिए काम करना है तो हमें विधायक बनने के लिए नहीं लोगों को उकसाना है। हमें NPPM जैसा नॉन पॉलिटिकल पार्टी मूवमेंट चलाना है कि किसी भी राजनीतिक दल से आने वाले किसी भी आदमी को हम वोट ही नहीं देंगे, देने नहीं इस साले को, ताकि वो बड़े हो सकें और हमारे देश को बेच सकें, जैसे ये मोदी जी बेच रहे हैं। इनको दीजिए मत। हम तो ऐसे आदमी को वोट देंगे, चाहे हमारा वोट जहां चला जाए, जो अपनी कमाई खाता है, बिना पैसे के चुनाव लड़ने आता है, हमारे सुख दुख में साथी हो सकता है, हमारे साथ प्लानिंग करके ऊपर जाता है, हम ऐसे वोट देंगे। आप एक जिले में इसका प्रयोग कर दीजिए, और एक जिले में आपको करना नहीं पड़ेगा, आग लग जाएगी। खलील जिब्रान एक बहुत अच्छे कवि हुए हैं, उन्होंने एक कविता लिखी है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक गांव में, कविता है और छोटी सी कहानी भी है। एक गांव में बहुत सारे लोग रहते थे और उनके ऊपर 7 पहाड़ थे, और वो कई पीढ़ी से उन 7 पहाड़ों से सीधे पार करने के बजाय वो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता जाते थे, वो कई किलोमीटर होता था। भैया बिना चीनी वाली दे देना। नहीं, मैं तो ज़्यादा चीनी वाला हूँ। अरे तो जैसे कितने हमने कहा स्पोर्ट्स 1.5 चम्मच ज़्यादा हो तब चलेगा। तो ठीक है ना। तो एक नवयुवक ने मन बनाया कि चलो यार शुरू तो करते हैं, न एक पीढ़ी में ये 7 पहाड़ कटेंगे, लग्गा हम लगा देते हैं। उस नवयुवक ने शुरू किया, और जैसे ही एक पहाड़ को गांव के नवयुवकों ने तोड़ा, तो एक माने उसमें एक कहानी है, वो उत्साह बढ़ाने के लिए एक फरिश्ता उतरता है और बाकी के 6 पहाड़ों को अपने आप उससे हटा लेता है। ठीक ऐसे ही है, हमारा हिंदुस्तान बहुत करा रहा है। हमने जिसको भी यहाँ से अपना प्रतिनिधि बना के भेजा, वो वहाँ राजा बन के काम करता है। चाहे वो बहन जी को देख लीजिए आप, चाहे मुलायम सिंह यादव को देख लीजिए, चाहे आप इनको, खैर योगी को तो भेजा नहीं, वो तो गुंडा है और उसको ऊपर से चुना गया है, लेकिन
मोदी जी को कितनी बड़े बड़े वादे थी, कितनी अपेक्षाएं मोदी जी से जुड़ी हुई थी, वो पूरी नहीं हुई। हम असहाय जैसा फिर से महसूस कर रहे हैं, जैसा हम 2000 यूपीए 2 के विरोध में जब अन्ना हजारे के आंदोलन में शामिल थे, उसी तरह का अब नहीं क्या असहाय होना महसूस कर रहे हैं। तो कब तक हम थक जाएंगे भाई? तो नवयुवकों को इस बात के लिए जगाना है कि अपने गांव गांव में वोटें नहीं देना है किसी पार्टी वाले को, उसका अपमान करके भगाइए। बाहर बोर्ड लगवा दीजिए कि यहाँ किसी भी दल के आदमी का कोई प्रवेश नहीं है, हम तय कर लेंगे किसको हमें वोट देना। कोई प्रचार करने नहीं आए, नहीं तो बेइज्जती हो सकती है, इसके लिए खतरा है। ऐसे छोटे छोटे बोर्ड लगवा दीजिए, ठीक है ना। और ये सारे गांव में जो है, सारे गांव में लगभग 500 गांव तो कर ही देंगे। 500 गाँव में यार मैं कहता हूँ, आप देखिए वॉल राइटिंग सिस्टम है। 500 गांव में वॉल लाइटिंग जो है, ये हमारा दावा। आपका जो ये संगठन है नवयुवकों को, मैं आऊँगा नवंबर में जब आप बुलाएंगे, उनको बस ये दे दीजिए कि तुम्हें 5 नवयुवकों तक पहुँचना है और अपनी दीवार में लिखना है, किसी दूसरे की दीवार में नहीं लिखना है। अपनी दीवार में तुमने कोई रोक लाई, अपनी दीवार में तो कोई रोकेगा नहीं। आग न लग जाए पूरे देश में तो बताइएगा। आग अभी देखिए डिसलाइक करना लड़कों ने शुरू किया और सब उसका आप, मैंने तो ध्यान से पढ़ा है उनको, मैंने उनको ध्यान से पढ़ा है। उसमें जानते ही क्या कह रहे हैं, वो जितनी गालियां मोदी जी की पार्टी को दे रहे हैं उससे ज्यादा गालियां बाकी पार्टियों को दे रहे हैं। किसी पार्टी में नहीं है, सब चोर है, सब चोर है कहते थे। यही चीज चाहिए। तो आपके पास बहुत बढ़िया टूल है, उसका सदुपयोग करें। बंद